वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक 2021-2022 के वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर सहित व्याख्या देख रहे हैं और इसी संदर्भ में हमारा अगला अध्याय आता है, अगली इकाई आती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा। इनमें से पहले हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित ले चुके हैं। अब हम प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों को देखते हैं। दोनों चैप्टर एक ही यूनिट में रखे गए जिसका कुल अधिभार 12 अंक है, जबकि उसमें वैकल्पिक प्रश्नों का समावेश 5 अंकों का किया जाएगा। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है कि एक एलसी परिपथ के लिए विभव व धारा में कलांतर होता है। अब आप बताइए कितना होता है। देखिए, एक एलसी परिपथ जो होता है उसमें अगर धारा यहाँ है तो ये परिणामी विभव जो कि इधर अगर अकेला एल होता यानी इंडक्टेंस होता या प्रेरकत्व होता तो इस प्रकार से आता, और अगर अकेला कैपेसिटर होता, संधारित्र होता, तो वीसी इस प्रकार से आता है। स्वाभाविक रूप से बीएल और वीसी एक दूसरे के विपरीत होने के कारण इनका सदिश, परिणामी सदिश बीएल डिफरेंस वीसी इस दिशा में आएगा जो कि वी होगा। यानी कि अब हम देखें तो V और I के बीच कलांतर π/2 आता है, यानी कि यहाँ पर उत्तर हमें π/2 लिखना होगा। ओके, आगे देखते हैं। धारा का शिखर मान व आरएमएस मान। आरएमएस यानी वर्ग माध्य मूल मान। आपको पता होना चाहिए कि धारा का आरएमएस मान जो होता है वह शिखर मान यानी I0 का वर्गमूल 2 1/√2 यानी √2, यानी इनके बीच रिलेशन होता है IRMS = I0/√2। तो आपको यहाँ पर ये संबंध लिखना होगा। ओके। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली से होती है। बिल्कुल। देखिए, हम एनएस मतलब द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और एनपी यानी प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या को के यानी ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहते हैं। ऊंचाई यानी स्टेप अप के लिए के का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात NS/NP का मान भी 1 से बड़ा होना चाहिए, या NS बड़ा होना चाहिए NP। यानी कि NS में अधिक फेरे और NP में कम, यानी प्राथमिक कुंडली में द्वितीयक से कम फेरे होना चाहिए। और हमसे यही पूछा जा रहा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक से क्या होना चाहिए? तो कम होना चाहिए। बस हमारा आंसर यहाँ कम आ जाएगा। तो शुद्ध अगला है, शुद्ध आर परिपथ के लिए विभव व धारा में कलांतर कितना होता है? शुद्ध आर परिपथ के लिए V और I दोनों एक ही कला में होते हैं, यानी कि इनके मध्य कलांतर 0 होगा। तो अब देखते हैं 5वां सवाल, 5वां ऑब्जेक्टिव, जो कुछ इस प्रकार से। प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? दिष्ट धारा को नापने के उपकरण धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, परंतु प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती ही नहीं है, स्थिर प्रदर्शित नहीं करती है। तो इसके जो उपकरण होते हैं कहलाते वही है मीटर, वोल्ट मीटर, लेकिन ये सब के सब धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो हमें यहाँ पर ऊष्मीय प्रभाव लिखना चाहिए कि ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होंगे। ठीक, बस इसी के साथ आपका ये ऑब्जेक्टिव यानी कि जो रिक्त स्थान होता है, आप देखते हैं
चूज द राइट ऑप्शन। संधारित्र निम्न में से किसे नहीं गुजरने देता है? देखिए, संधारित्र का जो विभव प्रतिरोध होता है वो ओमेगा पर निर्भर करता है, जो होता है ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। अब ओमेगा मतलब 2πν, चूँकि आवृत्ति का मान डायरेक्ट करंट में आवृत्ति नहीं आएगी क्योंकि इसमें दिशा बदल रही है एसी में, इसलिए ये दिष्ट धारा को अपने में से नहीं गुजरने देगा, यानी कि इसका ऑप्शन होना चाहिए केवल डीसी, यानी कि ए को अपने में से नहीं गुजरने देगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोड़ पटलित होता है ताकि निम्न प्रभाव को कम कर सके। किसको? ताम्रानी को, फ्लक्स क्षय को, शैथिल्यानी को या भंवर धारा को। भंवर धाराओं का एक नुकसान है और वो यही है कि ट्रांसफार्मर जो कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर करता है, में कुछ ऊर्जा का क्षय हो जाता है इस भंवर धाराओं के कारण ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। तो स्वाभाविक रूप से भंवर धाराओं के प्रभाव को ही कम करने के लिए हम क्रोड़ को पटलित बनाते हैं, यानी इसका ऑप्शन होना चाहिए डी। ओके, आगे देखते हैं। जिस युक्ति का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं, मोटर कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए, हम पंखा चलाते हैं, पंखे में मोटर लगी हुई है, पंखा क्या कर रहा है? पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। हम पानी की मोटर चलाते हैं, क्या करते हैं? विद्युत देते हैं और उससे पानी का जो हम यांत्रिक रूप से उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते, वो अपने आप हो जाता है। यानी मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, अर्थात इसका सही विकल्प बी होगा। अब देखिए, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? अगर आपको पता हो ना हो तो ध्यान रखें। भारत में 50 हर्ट्ज 50 चक्र प्रति सेकंड की आवृत्ति की धारा आ रही है। अलग अलग देशों में ये अलग अलग हो सकती है, भारत में इसका मान 50 हर्ट्ज है। तो इस प्रकार से हमारे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूरे होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। धारा का शिखर मान I0 है, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा? देखिए, एक पूर्ण चक्र में धारा एक दिशा में अधिकतम, फिर उतनी ही विपरीत दिशा में न्यूनतम होती है। तो इस प्रकार से जितनी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है उतनी ही नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाती है। तो हम इन दोनों का औसत निकालेंगे तो ये 0 आएगा, अर्थात इसका जो मान है वो 0 हो जाएगा। प्रतिबाधा की SI इकाई क्या है? प्रतिबाधा वास्तव में प्रतिरोध का ही रूप है। प्रतिरोध का ही प्रतिघात, प्रतिबाधा, ये परिपथ के प्रतिरोध ही हैं, उन्हें नाम अलग दिया गया है, यानी है एक प्रकार से प्रतिरोध। तो इसकी इकाई वही होगी जो प्रतिरोध की होती है, यानी कि ओम। तो इसकी इकाई ओम ही होगी जो कि प्रतिरोध की होती है। वाट इन धारा का क्या अभिप्राय है? देखिए, कई बार क्या होता है कि परिपथ की शक्ति 0 होने के बाद भी धारा प्रवाहित होती, तो धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं उसकी स्थिति में, जबकि शक्ति 0 है, यानी कि शक्ति यानी कि रेट ऑफ कंजम्पशन, ऊर्जा क्षय की दर 0 है, उसके बाद भी आपको धारा प्राप्त हो रही है, तो वो वाटहीन धारा कहलाती है। धारा कब वाटहीन होती है? तो उसका उत्तर भी वही होगा जब परिपथ में शक्ति व्यय 0 होता है। ठीक है, एक और प्रश्न है, इसमें प्रेरकी प्रतिघात का मान कितना होगा? प्रेरकी प्रतिघात जो होता है XL, वास्तव में इसका मान होता है ω/L, यानी इसका आंसर हुआ 3rd। इसी प्रकार दूसरा धारती प्रतिघात जो होता है 1/C ω, इसका आंसर होगा 1/C ω। ओमेगा मतलब 2πν भी होता है, तो 1/C × 2πν। तो बताइए कौन सा है? चौथा। तो यानी दूसरे का ऑप्शन होगा चौथा।
इसी प्रकार से हम अगर अन्य देखें तो तीसरा है RL परिपथ की प्रतिबाधा, जो होगी √R² प्लस XL²। इसी प्रकार से CL परिपथ की होगी √R² प्लस XC²। यानी कि तीसरे का जो आंसर होगा वो सेकंड और चौथे का जो आंसर होगा वो फिफ्थ होगा। स्वाभाविक रूप से पांचवा जो बचा LCR, इसका जो होना चाहिए वो ये पहला जो है फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है वो इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से हम इनके सही उत्तर दे सकते हैं। ठीक, ओके, आज अभी इतना ही।